Hello students, in today's lecture number 13 on moving charges in magnetism, we shall discuss some numerical problems based on the concept of circular loop, which was third application of बायो-सावर्त लॉ। सर्कुलर लूप के कारण उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला था। उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का डिस्कशन हम आज करेंगे और उसके बाद में एक न्यू कॉन्सेप्ट की बात भी हम आज करेंगे। एम्पियर नाम के वैज्ञानिक ने उस कॉन्सेप्ट को दिया था, नॉन एज एम्पियर सर्कुलर लॉ। उसकी बात हम आज करेंगे। तो पहले हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप P and Q each of radii small r and carrying current I and 2I respectively are lying in parallel planes such that they have common axis. The direction of current in both the loops is clockwise as seen from O, which is equidistant from both the loops. Find the magnitude of the net magnetic field at point O. ये डायग्राम हमें गिवन है, लेकिन हम इसको दोबारा और बना सकते हैं। जैसे ये मैंने बना लिया P, ठीक है, ये P बना लिया और ये मैंने बना लिया Q। दोनों का एक्सिस कॉमन है, ये एक्सिस है जो ये डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ, दिस इज द एक्सिस, ठीक है। और ये मान लीजिए P लूप है और ये Q लूप है, ठीक है। ये Q का सेंटर है और ये P का सेंटर है। दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 2r है। दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 2r है और यहाँ पर एक पॉइंट O है और ये O पॉइंट दोनों लूप P और Q के सेंटर से समान दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्विडिस्टेंस है। इसका मतलब ये जस्ट मिड पॉइंट पर है, मिडवे है। P और Q के एकदम बीचों बीच है कौन? O पॉइंट। तो ये डिस्टेंस स्मॉल r हो जाएगा। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? स्मॉल r हो जाएगा, ठीक है। इसमें करंट I फ्लो हो रहा है और इसमें करंट 2I फ्लो हो रहा है। दोनों की रेडियस सेम है, ये भी गिवन है। स्मॉल r रेडियस की दोनों लूप हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। स्मॉल r रेडियस के दोनों लूप हैं। अब देखिए दोनों लूप रखे हुए कैसे हैं, इस तरीके से। ये दो सर्कुलर लूप मैंने रखे, इस तरीके से रखे हुए हैं, इस तरीके से रखे हुए हैं, ठीक है। लेफ्ट वाले को आप P मान लीजिए और राइट वाला Q है और दोनों का जो एक्सिस है वो कैसा होगा? ये कॉमन एक्सिस है, ये कॉमन एक्सिस होगा इस तरीके से, ये कॉमन एक्सिस होगा इस तरीके से। ये दोनों लूप रखे हुए हैं, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r है, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों का एक्सिस कॉमन है और दोनों में करंट फ्लो हो रहा है। लेफ्ट यानी P लूप में I करंट फ्लो हो रहा है और राइट वाला लूप जो Q है उसमें 2I करंट फ्लो हो रहा है। दोनों का रेडियस सेम है और दोनों लूप के बीच में यहाँ पर एक पॉइंट O है और उस O पॉइंट का P और Q से डिस्टेंस सेम है, उसको हमने मान लिया स्मॉल r है, ठीक है। अब जब O से देखते हैं, जब O से यहाँ से ये पॉइंट O है, इस पॉइंट O से जब इस लूप को देखते हैं तो करंट क्लॉकवाइज दिखाई देता है। तो O से इस लूप को देखेंगे तो फेस हमारा इस तरफ होगा, ठीक है। और क्लॉकवाइज कैसे होगा? राइट हैंड की तरफ डायरेक्शन जो आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा, यानी ऐसे ये क्लॉकवाइज होगा। मेरा फिंगर जैसे घूम रहा है इस डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा जब हम O से देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए हम O पर खड़े हैं और इस लूप को देख रहे हैं, तो हमें जो क्लॉकवाइज करंट मिलेगा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। तो इस डायरेक्शन में मिलने का मतलब कि इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये कितना करंट फ्लो हो रहा है? I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये तो P लूप था, Q लूप यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है, सेम रखा हुआ था इसी तरीके से। अब जब Q को O से देखते हैं तो जब हम O पर होंगे तो Q को देखने के लिए हम फेस को इस तरफ रखेंगे, इस लूप की तरफ रखेंगे। तो जब फेस को इस तरफ रखेंगे तो राइट हैंड हमारा इधर आ जाएगा, राइट हैंड इधर आ जाएगा और जब राइट हैंड इधर आ जाएगा तो इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो कैसे होगा? ऐसे होगा, ऐसे होगा। जैसे मेरा फिंगर घूम रहा है वैसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब इस तरीके से फ्लो होगा। इस तरीके से फ्लो होने का मतलब करंट का डायरेक्शन इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो O से देखने पर दोनों में करंट क्लॉकवाइज है, समझ में आ गया। एक में करंट I है और एक में 2I है। अब O पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा
उसकी मैं बात कर लूँ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए ये सर्कुलर लूप था, ओ से देखने पर इसमें करंट क्लॉकवाइज था, तो राइट हैंड थंब रूल सर्कुलर लूप के लिए यूज करें। सर्कुलर लूप के लिए राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि फिंगर तो आपको किसका डायरेक्शन देंगी, करंट का, और थंब किसका डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए क्लॉकवाइज यानी इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, देख लिए दिखाई दे रहा है आपको। फिंगर्स क्लॉकवाइज घूमेंगी इस लूप के लिए, तो ये फिंगर करंट का डायरेक्शन बता रही हैं, और थंब इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। यानी जो P है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऊपर, वो इस तरफ होगा, BP सॉरी। P लूप के कारण पॉइंट O पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ आ रहा है, किससे, राइट हैंड थंब रूल से। अब इस पर अप्लाई करते हैं राइट हैंड थंब रूल को। अब इसमें O से देखने पर क्लॉकवाइज मतलब ऐसे फ्लो हो रहा था करंट, तो फिंगर्स ऐसे घूमेंगी, तो थंब किस तरफ चला गया, इस तरफ चला गया। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसका, इस लूप Q के लिए, लूप Q के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है O से देखने पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। O से देखने पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये आ रहा है, तो फिंगर्स ऐसे घूमेंगी, तो थंब इस तरफ जा रहा है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस Q के कारण वो इस तरफ होगा, VQ, यानी VP और VQ दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। BP इस तरफ है तो VQ इस तरफ होगा, ठीक है, जैसे इस तरह से बनाया, ये VQ का डायरेक्शन होगा, ये BP का डायरेक्शन होगा। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, भाई दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा। और किस तरफ होगा, भाई जो ज्यादा होगा, BP ज्यादा है तो रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, और VQ ज्यादा है तो रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। देखिए निकालते हैं। सिंस वी नो दैट क्या जानते हैं हम, सिंस मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखा जाता है, V इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई, याद कीजिए नंबर ऑफ टर्न्स I पाई R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। अब इसी फॉर्मूले को हम इसमें अप्लाई करें तो n का वैल्यू तो 1 है, नंबर ऑफ टर्न्स P में भी 1 है और Q में भी 1 है, तो n तो 1 हो जाएगा। अब मैं लिख रहा हूं BP, ठीक है, P के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके एक्सियल पॉइंट O पर, भाई P का सर्कुलर लूप P का जो एक्सियल पॉइंट है वो O है, O पर जो एक्सियल पॉइंट O जो एक्सियल पॉइंट है उस पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ आ रहा है, ये तो डायरेक्शन हो गया। मैग्नीट्यूड क्या होगा इस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो BP इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई, n की वैल्यू तो 1 है ही, करंट कितना फ्लो हो रहा है P में, I पाई, R क्या है, रेडियस ऑफ लूप, और रेडियस ऑफ लूप क्या है हमारा, स्मॉल r। तो ध्यान रख लीजिए यहाँ कैपिटल R हमने क्या लिया है, स्मॉल r, और x क्या है, इस एक्सियल पॉइंट का इस सेंटर से डिस्टेंस, और ये इस सेंटर से इस एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल r है, और इस केस में भी स्मॉल r है, तो x का वैल्यू भी हम स्मॉल r लिखेंगे। तो पाई R स्क्वायर, n की जगह 1 लिखा, I की जगह I, पाई R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस x, सॉरी ये स्मॉल r स्क्वायर, और ये भी स्मॉल r। क्यों, क्योंकि कैपिटल R हमारे केस में क्या है, P लूप में स्मॉल r है, स्मॉल r स्क्वायर, और x क्या है, ये भी स्मॉल r है, स्क्वायर 3/2। सॉल्व करें इसको हम, तो BP इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई, ऊपर तो I पाई R स्क्वायर, ठीक है, I पाई R स्क्वायर, और नीचे 2R स्क्वायर आएगा, तो 2R स्क्वायर यानी 2 रेज टू दी पावर 3/2 तो 1 आएगा, ठीक है, और R स्क्वायर का हो जाएगा R क्यूब, हो जाएगा या नहीं भाई, 2R स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल होगा तो R क्यूब बचेगा, और 2 रेज टू दी पावर 3/2 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका म्यू 0, पाई से पाई आप कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, R स्क्वायर से ये केवल R बच जाएगा, तो म्यू 0 I तो ऊपर बचेगा, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा भाई, ये कितना आ गया आपका,
ये आ गया आपका 4 पाई, यहाँ 2 भी आता है, 2ni आता है, 2ni, तो 2 भी आएगा बेटा। ये 2 भी रहता है ना यहाँ पर फॉर्मूले में, तो 2 भी रहेगा। ठीक है, तो ये 2 से ये 4 कैंसिल होगा, 2 टाइम्स। ठीक है, और ये 2√2 है, तो μ0i तो ऊपर बचा, और ये 2 और ये 2√2 यानी 4√2 और r, ये आ जाएगा 4√2 r। टूवर्ड्स किस तरफ डायरेक्शन होगा? P की तरफ। ठीक है, ये VP का डायरेक्ट वैल्यू आ गया। अब VQ निकालो, BQ μ0/4 पाई, 2 की जगह 2 आएगा, n की जगह 1 ले रहे हैं हम, एक सिंगल लूप है इसलिए। और I क्या है? Q लूप में यदि आप करंट देखें, Q लूप में करंट कितना है? 2I, तो I की जगह क्या आ जाएगा? 2I। ठीक है, I की जगह पाई, और कैपिटल R रेडियस कितना है? स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R मीन्स स्मॉल r स्क्वायर, प्लस x कितना है? स्मॉल r, ये भी स्क्वायर, ऑल रेज टू द पावर 3/2। अब देखिए जरा, 2 और 2 4, 2 × 2 4, और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो VQ इज इक्वल टू μ0I r स्क्वायर, और ये आएगा 2r स्क्वायर, तो 2 की पावर तो 3/2 आएगा, 2 की पावर 3/2 आएगा। ठीक है, और नीचे r क्यूब आएगा, और ये r स्क्वायर से क्यूब कैंसिल होगा, ये आ जाएगा। यानी VQ का जो वैल्यू आएगा μ0I और 2⁻³ को 2√2 r, ये वैल्यू आ गई VQ की। और ये किस तरफ डायरेक्टेड होगा? टूवर्ड्स Q। BQ तो डायरेक्टेड है Q की तरफ, देखिए VQ डायरेक्टेड है Q की तरफ और BP डायरेक्टेड है P की तरफ, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, देखिए जरा अब किस में से किसको माइनस करें, कौन ज्यादा है कौन कम है। देखिए यहाँ आ रहा है 4√2 और यहाँ आ रहा है 2√2, तो ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है। ये वैल्यू कम होने का मतलब BQ ज्यादा आएगा और BP कम आएगा, क्योंकि ये ज्यादा है तो ये कम आएगा। तो VQ माइनस VP करूंगा, क्या करूंगा? VQ माइनस BP। ठीक है, BQ माइनस BP। ठीक है, तो BQ क्या है? रखो, VQ है μ0I अपॉन 2√2 r, ये है, और VP क्या है? μ0I अपॉन 4√2 r। ठीक है, इसको सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा? μ0I अपॉन √2 r, ये भी कॉमन आ रहा है, 1/2 माइनस 1/4 सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4√2 r, μ0I अपॉन 4√2 r। और ये किस तरफ होगा? टूवर्ड्स, कौन ज्यादा है? Q, तो टूवर्ड्स Q, यानी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो Q की तरफ आएगा। यानी B का जो वैल्यू होगा यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। ठीक है, किस जगह? पॉइंट O पर। तो इस तरीके से हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के कारण उसके सेंटर पर एक्सियल पॉइंट पर निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। ऐसा ही एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और है, सॉल्व करते हैं। ये लीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? टू आइडेंटिकल कॉइल P एंड Q, टू आइडेंटिकल कॉइल P एंड Q, P और Q ये दो आइडेंटिकल कॉइल हैं। ठीक है, ईच ऑफ रेडियस कैपिटल R, दोनों का रेडियस क्या है? कैपिटल R, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों का कैपिटल R है। ये सेंटर है, दोनों का सेंटर कॉमन है। ठीक है, चलिए, लाइंग इन परपेंडिकुलर प्लेन सच दैट दे हैव कॉमन सेंटर, परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करती हैं, यानी एक ऐसे रखी हुई है बेटा, एक ऐसे रखी हुई है और एक ऐसे रखी हुई है बीच में। ठीक है, दोनों का सेंटर एक है, इस तरीके से रखी हुई है, दोनों का सेंटर यहाँ पर है। एक ऐसे रखी हुई है तो एक ऐसे रखी हुई है और दोनों का सेंटर कॉमन है। ठीक है,
इस तरीके से रखी हुई है। समझ में आ गया? चलिए अब फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट कॉमन सेंटर। जो इनका कॉमन सेंटर ओ है वहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये हमें पता करना है। इफ दे कैरी करंट इक्वल टू आई एंड √3i, एक में करंट आई है और एक में करंट √3i है, तो क्या होगा? मान लेता हूं कि जो P है इसमें करंट I है और जो Q है इसमें करंट √3i है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर लें। तो इसी डायग्राम को आप चाहो तो दोबारा बना लो। चलिए दोबारा बना लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। भाई एक लूप तो आपका रखा हुआ है ऐसे, इस तरीके से रखा हुआ है, और एक लूप रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, दोनों का एक्सिस कॉमन, जो सेंटर है वो कॉमन है, दोनों की रेडियस सेम है। कितनी है? कैपिटल R। ये सेंटर पॉइंट है, इसको मान लिया Q। क्या मान लिया? Q। इसको मान लिया P। इस P में करंट जो है वो कितना है? I, और Q में करंट कितना है? √3i। अब पॉइंट O पर सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालूं। तो P तो रखा हुआ है ऐसे बेटा, और इसमें करंट है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गया? राइट हैंड थंब रूल सर्कुलर लूप के लिए अप्लाई करें तो इसमें करंट है ऐसे, देखिए ऐसे ही फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से रखा हुआ है, तो फिंगर्स तो ऐसे घूमेंगे। थंब कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जाने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड P के कारण जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ये BP होगा। ठीक है, क्या होगा? ये BP होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P इस तरफ होगा। अब Q रखा हुआ है आपका ऐसे। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से है। तो देखना फिंगर्स तो ऐसे जा रही हैं और थंब इस तरफ जा रहा है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, यानी इस तरफ होगा। किसके कारण? ये R है, इस तरफ होगा। किसके कारण? Q के कारण। Q के कारण पॉइंट O पर हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्कुलर लूप यूज करते हुए निकाल लिया। भाई P ऐसे रखी हुई थी तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, Q ऐसे रखा हुआ है और करंट ऐसे है इसमें, तो देखना फिंगर्स ऐसे आ रही है और थंब इस तरफ जा रहा है, तो यानी Q का डायरेक्शन ये हो जाएगा। लेकिन रिजल्टेंट क्या होगा? यानी BP और VQ के बीच का एंगल 90 डिग्री है। जब एक वेक्टर इस तरफ हो और एक वेक्टर इस तरफ हो तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ होता है, ये आप जानते हो। ठीक है, ये इस तरफ होता है, ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें इस नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता करना है। या डायरेक्शन पता करने का मतलब ये एंगल हमें पता हो एक, तो ये तो हमें डायरेक्शन दे देगा थीटा, ये थीटा तो हमें क्या दे देगा? डायरेक्शन दे देगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे। तो हमने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि एक वेक्टर इस तरफ है R1 और एक इस तरफ है वेक्टर R2। इन दोनों का जो रिजल्टेंट R है वो क्या लिखा जाता है? R इज इक्वल टू √R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 cos 90। भाई ये 90 डिग्री एंगल है तो cos 90, तो क्या आ जाएगा? √R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, सिंपली, क्योंकि cos 90 तो 0 होता है, तो ये आ जाएगा। अब देखिए जरा, तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करूं इस केस में, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O किसके बराबर लिखा जाएगा? BP स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2BP BQ cos 90। भाई यहाँ BP और BQ के बीच भी एंगल क्या है? ये टोटल एंगल तो 90 दे रखा है ना, तो ये cos 90 होता है 0, तो ये फॉर्मूला सिंपली, ये पार्ट तो हो जाएगा 0, तो क्या बन जाएगा? BP स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। लेकिन BP क्या है और BQ क्या है ये भी पता करें। अब BP और BQ पता करने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, सिंस B इज इक्वल टू μ0/4 2NI पाई R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2, यही होता है। लेकिन ये तो एक्सिस पर होता है, ये कहाँ होता है? एक्सिस पर होता है। लेकिन हमें कहाँ चाहिए? सेंटर पर चाहिए। सेंटर की बात हो रही है ना,
भाई ओ पॉइंट सेंटर है या नहीं, तो बी सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, म्यू 0 I अपॉन 2R, यही आता है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का तो यूज करो। बी पी क्या हो जाएगा, बी पी लिखूं, पी के कारण, भाई पी में करंट कितना है, आई है, पी में करंट कितना है, आई है, तो म्यू 0 I, और रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है पी की, ठीक है, रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, तो सिंपली ये आ गया। और वी क्यू लिखूं तो, वी क्यू लिखूं तो वी क्यू क्या होगा, म्यू 0, करंट कितना है क्यू में, √3I, कितना है, √3I, अपॉन रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, तो ये आ जाएगा वी क्यू। तो वी पी और वी क्यू यहाँ रख दूं मैं, बी पी स्क्वायर मतलब म्यू 0 I अपॉन 2R होल स्क्वायर, प्लस बी क्यू स्क्वायर मतलब म्यू 0 √3I अपॉन 2R होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब सॉल्व करें तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 I अपॉन 2R, ये तो बाहर आ जाएगा, होल स्क्वायर है, बाहर आएगा तो रूट हट जाएगा, 2R सिंपली आ जाएगा। और अंदर क्या बचा, यहाँ तो बचा 1 और प्लस √3 का होल स्क्वायर मतलब 3, ये बचा ना, 1 + 3 कितना हो गया, 4, कितना हो गया, 4, म्यू 0 I अपॉन 2R, 4, यही है ना। अब 4 को और क्या लिखा जा सकता है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4, ये 4 रूट में है, 4 किस में है, रूट में, तो 1/2, और 2 स्क्वायर यानी 2 आ जाएगा ऊपर सिंपली, और उस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। भाई 4 का रूट कितना, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 होगा, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, म्यू 0 I अपॉन R, सिंपली आ जाएगा म्यू 0 I अपॉन R। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, म्यू 0 I अपॉन कैपिटल R, ठीक है। अब डायरेक्शन पता करना है, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, डायरेक्शन tan थीटा निकाल लेते हैं। भाई इस केस में मैंने आपको बताया था tan थीटा निकाल लो, और tan थीटा क्या, tan थीटा क्या, BP अपॉन BQ, ठीक है, BP अपॉन VQ, ये tan थीटा निकालना है तो R1 अपॉन R2, सिंपली ये कर देते हैं, ठीक है। तो tan थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पर, tan थीटा BP अपॉन VQ। अब BP कितना है, म्यू 0 I अपॉन 2R, VQ कितना है, म्यू 0 √3I अपॉन 2R। अब देखिए यदि इसको मैं सॉल्व करूंगा, म्यू 0 I अपॉन 2R तो कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, tan थीटा बराबर आ जाएगा 1/√3, 1/√3, और 1/√3 किसका वैल्यू है, 1/√3 tan 30 का वैल्यू है, तो थीटा कितना आ गया बेटा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री। ये डायरेक्शन बता देगा आपको, क्या बता देगा, डायरेक्शन कितना, 30 डिग्री, यानी जो Q है उससे 30 डिग्री एंगल पर, किसकी तरफ, BP की तरफ, BQ से 30 डिग्री एंगल, और BP से कितना बनाएगा, ये एंगल आ गया आपका 30 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल कितना होगा, फिर ये हो जाएगा 60 डिग्री। इस तरीके से डायरेक्शन पता कर सकता है, ठीक है। चलिए ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी, एक और क्वेश्चन है उसकी भी बात करते हैं। 2 स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स, 2 स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स मार्क्ड P and Q carrying equal current, 2 स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2 स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप, ठीक है, मार्क्ड P and Q carrying equal current are placed with the geometrical axis perpendicular to each other। मतलब ऐसा होगा, यदि एक लूप ऐसे है, ठीक है, इसका एक्सिस ये हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल एक्सिस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा इसका एक्सिस, और कह रहा है प्लेस्ड विद द ज्योमेट्रिकल एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब परपेंडिकुलर मतलब एक का एक्सिस ऐसे होगा और ऐसे एक्सिस आने, ये 90 डिग्री होगा, तो ऐसा एक्सिस बनाना है तो सर्कुलर लूप कैसे रखा होगा, ऐसे रखा होगा, ऐसे रखा होगा, ठीक है, इस तरीके से रखा होगा। अब दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी दोनों की रेडियस सेम है, स्मॉल आर में रेडियस मान लेता हूँ, मान लीजिए
ये स्मॉल आर दोनों की रेडियस है। ठीक है, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ बोथ द सर्कुलर लूप्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अब क्या कह रहा है कि दोनों में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, कैरिंग इक्वल करंट्स। इक्वल करंट, कैसा करंट फ्लो हो रहा है, इक्वल करंट। मान लीजिए इसमें आई करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इसमें आई करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, दोनों में सेम करंट है, आई करंट फ्लो हो रहा है। चलिए, यहाँ तक ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है उस जगह नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्या होगा, अब मान लेता हूँ कि इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, या इसको यहाँ पर लिखने के बजाय, यहाँ बनाने के बजाय थोड़ा ऊपर बनाइए। कैसे, इस सेंटर से इसको आप क्या मान सकते हैं, लूप नंबर 1 मान लीजिए, इसको लूप नंबर 2 मान लीजिए। तो लूप 1 के सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैं x मान लेता हूँ, तो सिमिलरली ये डिस्टेंस भी क्या होगी, ये भी x होगी। लूप 2 के सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ क्या है, O। ये पॉइंट क्या है, O। अब O पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन की बात तो पहले कर लेते हैं। तो डायरेक्शन निकालूं तो डायरेक्शन क्या आएगी भाई, ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, इसमें करंट इस टाइप से, इस टाइप से, तो फिंगर्स ऐसे जाएंगी और थंब इस तरफ जा रहा है, यानी जो इस लूप 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ पर, पॉइंट O पर, ये इस तरफ होगा V1, लूप 1 के कारण। किसके कारण, लूप 1 के कारण। होगा या नहीं होगा भाई, करंट ऐसे है, थंब इस तरफ जाएगा, समझ गए, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके। थंब इस तरफ जा रहा है तो थंब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसमें कैसे होगा, यहाँ पर लूप ऐसे रखा है तो इसका एक्सिस ये आ गया, और यहाँ पर लूप ऐसे रखा होगा, ठीक है, यहाँ पर लूप ऐसे रखा होगा तो ये एक्सिस आ गया, दोनों के एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए, यदि इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो देखिए थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी सेकंड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ होगा, इस तरफ होगा। समझ में आ गया क्या भाई, इसमें करंट इस तरफ है, ऐसे है, मेरी फिंगर जैसे घूम रही है उस डायरेक्शन में, इस टाइप से करंट है, तो फिंगर्स ऐसे घूमेंगी, थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके। तो V1 और V2 का डायरेक्शन आ गया। अब V1 और V2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहा है, यानी V1 और V2 के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो अभी जो क्वेश्चन किया था, इन दोनों का V1 और V2 का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा कहीं। ये होगा आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और इस नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये थीटा हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो ये अब O पॉइंट कहाँ पर है, सेंटर पर नहीं है सर्कुलर लूप के, कहाँ पर है, एक्सिस पर है। कहाँ पर है, एक्सिस पर है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंस VXCL, एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, μ0/4 μ0/4 2NI पाई R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर n का वैल्यू मैं 1 मान रहा हूँ, क्योंकि दोनों जो लूप लिए हैं उसमें नंबर ऑफ टर्न्स एक एक है। रेडियस क्या है दोनों की, स्मॉल r, आइडेंटिकल है, स्मॉल r दोनों की रेडियस है, यानी कैपिटल R की जगह क्या है, स्मॉल r है, और x की जगह क्या है, कितने डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं हम सेंटर से, किस एक्सिस पर जो पॉइंट O है उसका डिस्टेंस क्या है, x। 1 के कारण 1 से भी x डिस्टेंस पर है और 2 से भी x डिस्टेंस पर है, यानी x तो x के ही बराबर है। ठीक है, तो देखिए V1 फर्स्ट लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड μ0/4 2 n की जगह 1, ठीक है, n की जगह 1, और पाई I कितना है, I तो I ले रखा है, दोनों में करंट सेम है तो I ले लिया, पाई R कैपिटल R की जगह स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R की जगह स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। यही तो आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये किस तरफ आएगा, ये
जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आ गया। देखिए ओ पर जो मैग्नेटिक फील्ड V1 है, ओ पर जो मैग्नेटिक फील्ड V1 है टुवर्ड्स लूप 1 है, टुवर्ड्स लूप 1, ठीक है, टुवर्ड्स लूप 1, ठीक है, ये डायरेक्शन होगा। और सॉल्व कर लो इसको। V1 इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2i पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिख लो इसको, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2, सिंपली ऐसे लिख लिया। ये V1 आ गया। अब V2 निकालें। म्यू 0 अपॉन 4 पाई तो आएगा ही आएगा, और 2 की जगह 2 आएगा, n की जगह, सेकेंड लूप में भी n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, तो n की जगह 1, और करंट कितना है, I है, पाई, रेडियस कितना है, स्मॉल r है, और नीचे भी कैपिटल R की जगह स्मॉल r, और x है, तो यही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम लूप 2, ये लूप 2 से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम लूप 2, ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया। इसको और सॉल्व कर लो। म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2i पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2, इसको इक्वेशन 1 मान लूं और इसको इक्वेशन 2 मान लूं, ये V2 आ गया। तब B नेट निकालना है। क्या निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंडर रूट, यही फॉर्मूला लगेगा ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कॉस 90। यहाँ V1 और V2 के बीच का एंगल क्या है, ये टोटल एंगल 90 है, तो cos 90, तो क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 0 होता है, तो सिंपली ये क्या आ जाएगा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। अब दोनों सेम रेडियस के हैं, सेम डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो V1 और V2 बराबर हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2V1 अंडर रूट 2V1 आ जाएगा। क्यों आएगा, सिंस V1 इज इक्वल टू V2, ये क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब ये नेट मैग्नेटिक फील्ड √2V1 आया, या फिर यहाँ पर लिख लो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, और वो आगे का टर्म तो 0 हो गया। V1 V2 दोनों बराबर हैं, तो √2V1 आ जाएगा, या V2 जो भी आप लिखना चाहें, √2V1 कितना है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2i पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2, यही तो है। अब ये √2 और ये 2, ये 2 से तो देखो ये 2 कैंसिल हो गया, √2, और ये √2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा, √2 से √2 कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। देखो ये 2 से 4 कैंसिल किया, 2 आ गया, फिर इस √2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ आ जाएगा √2 सिंपली। और एक और बात देखिए कि स्मॉल r x के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, स्मॉल r x के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, स्मॉल r इज़ वेरी वेरी लेस देन x, तो मैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को भी क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो जो B का वैल्यू आएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या हो जाएगा, म्यू 0, ठीक है, I पाई से पाई कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आर स्क्वायर म्यू 0 I आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन यहाँ क्या बचा, √2, और ये एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये तो नेग्लेक्ट कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर का मतलब होल रेज टू द पावर 3/2 है, तो एक्स क्यूब आ जाएगा, तो म्यू 0 I आर स्क्वायर अपॉन √2 एक्स क्यूब, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन यानी थीटा पता करना है मुझे, तो टेन थीटा डायरेक्शन निकालना है, टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, और V1 और V2 दोनों बराबर हैं, तो ये 1 आ जाएगा, V1 और V2 दोनों बराबर हैं, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा, 1 किसका वैल्यू होता है, 1 जो वैल्यू होता है वो किसका आएगा, 45 का, किसका, tan 45 का, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया, थीटा का वैल्यू आ गया 45 डिग्री,
यानी एग्जैक्टली मिडवे होगा, V1 और V2 से सेम एंगल पर होगा, ये 45 और ये भी 45, तो ये डायरेक्शन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बेस्ड थे सर्कुलर लूप के कारण उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड पर, तो ये हमने कर लिया। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पहले के लेक्चर्स में छूट भी गया था, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ एम्पियर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, सर्कुटल का मतलब सर्किट से है। क्या कहता है ये लॉ? एक्चुअली ये लॉ का मतलब क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि पहले हमने कूलाम फोर्स पढ़ा और उसके बाद में गॉस थ्योरम पढ़ी। तो कूलाम फोर्स और गॉस थ्योरम, कूलाम्स लॉ और गॉस थ्योरम, इनकी बात की थी। तो जस्ट एज गॉस लॉ इन एन जो गॉस लॉ है वो अल्टरनेटिव फॉर्म है किसका? कूलाम्स लॉ का। कहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम गॉस लॉ पढ़ते हैं, गॉस लॉ ये अल्टरनेटिव फॉर्म है किसका? ये अल्टरनेटिव फॉर्म है किसका? कूलाम्स लॉ का। जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ यानी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो अल्टरनेटिव फॉर्म है किसका? कूलाम्स लॉ यानी F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर का। वैसे ही मैग्नेटोस्टैटिक्स में एम्पियर लॉ इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ किसका? बायो-सावर्त लॉ। ठीक है, बायो-सावर्त लॉ का अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है? एम्पियर सर्कुटल लॉ। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ कूलाम लॉ का अल्टरनेटिव फॉर्म है, वैसे ही मैग्नेटोस्टैटिक्स में एम्पियर लॉ बायो-सावर्त लॉ का अल्टरनेटिव फॉर्म है। अब ये कहता क्या है एम्पियर सर्कुटल लॉ? एम्पियर सर्कुटल लॉ ये कहता है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टर, जो कि स्ट्रेट हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट लिखा है मैंने, स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो कई बार पूछता है राइट स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल लॉ टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टर स्ट्रेट और सर्कुलर विल बी इक्वल टू μ0 टाइम्स ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यानी टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड μ0 टाइम्स होता है टोटल करंट के, μ0 टाइम्स होता है टोटल करंट के। ये टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये इंट्रीगेशन है, और ये इसका मतलब क्लोज्ड सर्किट के लिए इंट्रीगेशन है। और ये कौन सा इंट्रीगेशन है? डीएल मतलब लाइन इंट्रीगेशन है। हालांकि उस मैथमेटिक्स में हमें नहीं जाना है, उससे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो इंट्रीगेशन बी डॉट डी एल किसको बता रहा है? हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। इज इक्वल टू μ0 टाइम्स होता है टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द सर्किट, क्लोज सर्किट। ठीक है, जैसे कि ये एक वायर ले लिया, क्या ले लिया? वायर। ये मैथमेटिकल फॉर्म है किसका? एम्पियर सर्कुटल लॉ का। ध्यान रखिएगा, इंट्रीगेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू μ0 I। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0 टाइम्स ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, μ0 टाइम्स होता है। अब इसको प्रूव करने के लिए, एम्पियर सर्कुटल लॉ को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया? एम्पियर सर्कुटल लॉ को प्रूव करने के लिए हमने ये एक वायर लिया XY, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ। तो इससे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जब हम मैग्नेटिक लाइंस बनाते हैं तो इस टाइप की आती हैं। ठीक है, इस टाइप की आती है। और जब करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे डायरेक्टेड होंगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी सेंटर पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वो टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को बता देता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब इस जो इमेजनरी जो लाइन है इसको हम लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। ये जो इमेजनरी लाइन है ये एम्पियर ने इसका नाम एम्पियरन लूप रखा। क्या रखा? एम्पियरन लूप रखा। इसे क्या कहते हैं? इमेजनरी लाइन, इमेजनरी लूप कहते हैं। एक क्लोज लूप हमने कंसीडर किया है इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। ये वायर है XY,
जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, करंट कैरिंग वायर के कारण उसके नेबरहुड में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एम्पियर नाम के वैज्ञानिक ने उस वायर के चारों तरफ एक क्लोज्ड सर्कुलर लूप कंसीडर किया, इमेजिन किया, जिसे हम एम्पियरन लूप कहते हैं। एम्पियर के नाम पर ये एम्पियरन लूप रखा गया। इस तरफ ये डायरेक्टेड होता है मैग्नेटिक फील्ड, इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। अब देखिए ये डीएल लेंथ का हमने एक लाइन एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ डीएल है और डीएल इस तरफ होगा, डीएल इस तरफ है, तो इस जगह पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो बी भी इस तरफ आ रहा है, तो बी और डीएल का डायरेक्शन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और इस जो ये एम्पियरन लूप लिया है, सर्कुलर लूप इमेजिन किया है, इसका रेडियस स्मॉल आर लिया है। ठीक है, तो इस करंट कैरिंग वायर के कारण एम्पियर लॉ का यूज करते हुए जो इसके नेबरहुड में मैग्नेटिक फील्ड आता है वो इतना आता है, V इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। इसे हम आगे प्रूव भी करेंगे कि कैसे आया, V इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर। तो यही मैंने इसमें लिखा है, कंसिडर ए लॉन्ग थिन स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई लाइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर, let I be the current flowing in the direction as shown in the figure, the magnitude of the magnetic field at point P at distance small r from the conductor means this wire is given by this relation। इस तरीके से दिया जाता है। अब यहाँ पर हम एम्पियर लॉ को प्रूव करना चाहते हैं, तो इंटीग्रेशन निकालता हूँ। लेफ्ट साइड क्या है एम्पियर सर्कुलर लॉ का, इंटीग्रेशन B डॉट डी एल, तो लेफ्ट साइड का यूज किया मैंने, इंटीग्रेशन B डॉट डी एल, A डॉट B क्या होता है आप जानते हैं, 11th क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, ए बी कॉस थीटा होता है, जहाँ A और B मैग्नीट्यूड है किसके, वेक्टर A और वेक्टर B के, ये हमने पढ़ा था। वैसे V डॉट डी एल को हमने क्या लिख दिया, V डी एल कॉस थीटा। अब ये थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा B और डी एल के बीच का एंगल है, और B और डी एल तो सेम डायरेक्शन में है, देखिए डी एल इस डायरेक्शन में, V भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा 0, तो cos 0 आ जाएगा। cos 0 क्या होता है 1 होता है, cos 0 क्या होता है 1 होता है, और v का वैल्यू कितना है म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, v का वैल्यू रख दिया, और ये dl। ठीक है, cos 0 1 हो गया। चलिए म्यू 0 आई बाहर ले गए, 2 पाई आर बाहर ले गए, इंटीग्रेशन dl किसके बराबर होगा, l के बराबर होगा। और l का मतलब क्या है, l का मतलब क्या है, इस l का मतलब क्या है सरकमफ्रेंस। ये जो एम्पियरन लूप हमने कंसीडर किया था जिसका रेडियस स्मॉल r था, तो इसके लिए l क्या हो जाएगा 2 पाई आर। ये जो एम्पियरन लूप है जिसका रेडियस स्मॉल r है, इसका जो सरकमफ्रेंस यानी जो लेंथ होगा टोटल एम्पियरन लूप का, वो उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होगा 2 पाई आर। तो l की जगह रखूँ मैं 2 पाई आर, तो म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, l की जगह 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हुआ, तो म्यू 0 आई जो कि क्या है राइट हैंड साइड है किसकी, एम्पियर सर्कुलर लॉ की, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चले और राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो गया कौन, एम्पियर सर्कुलर लॉ। इस तरीके से एम्पियर सर्कुलर लॉ को प्रूव भी किया जा सकता है आसानी से। चलिए इसके बाद में हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे। कुछ एप्लीकेशंस इन्होंने दी थी, तो पहली एप्लीकेशन तो इस प्रूफ से ही मिलती जुलती है। फर्स्ट एप्लीकेशन में एम्पियर लूप ने एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर कंसीडर किया। हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। कैसा वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग, जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, ठीक है, और स्ट्रेट है और करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर लिख सकते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। कैसा वायर, करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर। ठीक है, वायर को हम कंडक्टर भी कह सकते हैं, यहाँ पर ये शब्द जोड़ देना, करंट कैरिंग वायर। तो एक इनफाइनाइट लेंथ का ये वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। इस इनफाइनाइट लेंथ के स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो सबसे पहला काम हमें किसी भी स्ट्रक्चर के कारण जब एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो सबसे पहले हमें एम्पियरन लूप कंसीडर करना होता है। ठीक है, जैसे कि हमने गॉस थ्योरम का यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो सबसे पहले गॉसियन लूप कंसीडर किया था, गॉसियन सरफेस कंसीडर किया था। तो वैसे ही एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करते हुए जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो पहले एम्पियरन लूप कंसीडर करेंगे। तो इस स्ट्रेट वायर के लिए ये क्लोज्ड सर्कुलर एम्पियरन लूप हमने कंसीडर कर लिया, ये एम्पियरन लूप है।
जो कि बेसिकली क्या है, इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्स है। ये करंट का डायरेक्शन है, स्ट्रेट करंट। तो देखिए ये जो कर्ल ऑफ फिंगर्स ऐसे घूम रही हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में, इस वायर के चारों तरफ क्या होती हैं, लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इमेजिनरी लाइन है जिसे हम एम्पियरन लूप कहते हैं, जिसका रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल आर है। इस एम्पियरन लूप के यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, वो टेंजेंट उस पॉइंट पर किसका डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। यहाँ ऐसे ड्रॉ किया तो यहाँ इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, यहाँ ऐसे ड्रॉ होगा टेंजेंट तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, यहाँ ऐसे ड्रॉ होगा टेंजेंट इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, यहाँ ऐसे है टेंजेंट तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर ऐसे हो गया। तो ये स्मॉल पोर्शन हमने कंसीडर किया जिसका लेंथ डीएल है, जिसे लाइन एलिमेंट या करंट एलिमेंट कहते हैं। इसका डायरेक्शन डीएल और बी का डायरेक्शन, बी और डीएल का डायरेक्शन क्या है, सेम है। और इस एम्पियरन लूप का रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, कंसीडर ए सर्कुलर लूप एम्पियरन लूप ऑफ रेडियस स्मॉल आर around an infinitely long straight wire carrying current I. As the field lines are circular, the magnetic field at any point of the circular loop is directed along the tangent to the circle at that point. ठीक है, यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ। अब एम्पियर सर्कुटल लॉ का यूज करते हुए हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। ठीक है, अब यहाँ पर मैं b डॉट डी एल को क्या लिखूंगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, तो b डॉट डी एल मतलब बी डी एल कॉस थीटा होगा, जहाँ थीटा किसके बीच का एंगल है, v और डी एल के बीच का एंगल है। तो हमारे केस में थीटा क्या है, v का डायरेक्शन और डी एल का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन v डी एल कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू जीरो आई आएगा। कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है, तो b को तो मैं बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन बच जाएगा dl cos 0 1 हो गया म्यू 0 i। ठीक है, अब ये dl क्या होगा, इंटीग्रेशन dl होगा l के बराबर म्यू 0 i। अब इस एम्पियरन लूप जिसका रेडियस स्मॉल r है, इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा, इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, 2 पाई r के बराबर होगा। तो l की जगह क्या रख दूं मैं, 2 पाई r रख दूं। ठीक है, ये 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू 0 i ये रख दिया। तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू 0 i अपॉन 2 पाई r, म्यू 0 i अपॉन 2 पाई r। ठीक है, म्यू 0 i अपॉन 2 पाई r, म्यू 0 i अपॉन 2 पाई r, ये वैल्यू आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। इससे पहले आई थिंक मैंने अब हाँ ठीक है, म्यू 0 i अपॉन 2 पाई r, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ। सो फर्स्ट एप्लीकेशन ये हो गई एम्पियर सर्कुटल लॉ की। अभी 2 एप्लीकेशन और हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रेट सोलेनॉइड एंड सर्कुलर सोलेनॉइड। सर्कुलर सोलेनॉइड को हम टॉरॉइड भी कहते हैं। तो सोलेनॉइड और टॉरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी निकालेंगे यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो ये पहली एप्लीकेशन आज हमने डिस्कस की। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो b का वैल्यू है, b का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है i के, और b का वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ एम्पियरन लूप के। एम्पियरन लूप जितना बड़ा रेडियस का होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। ठीक है, यानी वायर से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा। वायर में करंट जितना ज़्यादा फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। So this is the first application of एम्पियर सर्कुटल लॉ। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है रहता है तो आप प्लीज़ पूछिएगा। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।